क्या लगता है क्या क्या समस्याएं हैं वकीलों की? सभी लोगों की निगाहें, चाहे वो युवा वकील हो, चाहे वो मेरी हम उम्र का वकील हो या वो सीनियर वकील हो, सुनवाई सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है लंबित प्रकरणों की। ये अच्छे से अपनी बार एसोसिएशन का पक्ष रखूं ताकि मेरे वकील भाई लाभान्वित हो सके। वैसे आम जनता सबसे पहले नेताओं के पास जाती है, फिर अधिकारियों के पास जाती है, और फिर जब उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है, जिन पर आज जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक सब कोई असफल हो रहे हैं जी। और जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। कई मामलों में तो अभी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, पर मैं अभी तक ये फील कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल में जो स्थिति बिगड़ी है वो बिगड़ती जा रही है। क्यों आदमी को हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की शरण लेना पड़ती है? जिम्मेदारों पर कब जिम्मेदारी का भार आएगा? जो आपराधिक मामले हैं, कई जमानत मामलों में भी मैं चूंकि क्रिमिनल वकील भी हूँ, तो कई आपराधिक मामलों में मैं देखता हूँ कि किस तरह से निर्दोष लोग जेल में पड़े होते हैं। जिस मामले में पीड़ित पक्ष बहुत परेशान हो, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी हो, ऐसी गाइडलाइन जारी करिए, फिर भी पालन नहीं होता है और वास्तविक दोषी उसका लाभ उठा रहे होते हैं। जो कमियां कोर्ट ने पकड़ी हैं, कोर्ट ने कई बार निर्देश दिए हैं कि गंभीर मामलों में अवमानना होने के बावजूद भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता, तो क्या इन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जा सकता? आज 2-2, 3-3 साल हो गए, कोर्ट बार बार उनका वारंट तक निकाल देता है, पर कुछ नहीं, मामला सिफर होता है, क्योंकि न्यायाधीश बदल जाते हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, वो आकर के माफ़ी मांग लेते हैं, कोर्ट माफ़ कर देते हैं। तो अधिकारी क्या आप कोर्ट से नहीं डर रहे हैं? नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल। आज मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि कोर्ट का डर अधिकारियों में खत्म हो गया। काला कोट दिखती है, आदमी को एक विश्वास आ जाता है। शहर में अगर आप काला कोट पहन के निकलते हैं तो पुलिस वाला भी समझ जाता है, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो उसकी एक इमेज बरकरार रहेगी। या हमने ये भी देखा है कि कुछ काले कोट की वजह से कहीं ना कहीं दाग भी लगता है। आप काला कोट पहनने को तो आपको तो और सजग रहने की जरूरत है, आपको और विनम्र रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास तो जो काला कोट है उससे यूं ही व्यक्ति आपको सम्मान देगा। तो आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। ये मैंने कई जगह फील किया है। पर अगर आप अपने काले कोट की गर्मी दिखाने की कोशिश करोगे तो सामने वाले की भी अपनी पावर है, क्योंकि आप आम आदमी हो, आप किसी से हटके नहीं। आगे युवा जो वकील हैं वो अगर काले कोट में, या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काले कोट वाला हो गया तो मैं बहुत सुपीरियर हो गया, तो ये उसकी गलत फहमी। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूँ अरशद खान। आज हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इंदौर हाई कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव जी। ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष चुने गए हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम है, युवा हैं। हमने अब तक जितने भी अध्यक्ष देखे उनकी उम्र काफ़ी होती थी, लेकिन एक युवा को इंदौर के वकीलों ने मौका दिया है। हम उनसे पूछेंगे कि जो मौका मिला है उसको कैसे भुनाएंगे और इंदौर शहर के अधिवक्ताओं को, वकीलों को क्या सुविधाएं देंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती होती है मनीष जी वकालत करना, क्योंकि आप किसी का पक्ष रखते हुए उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको वैसे तो कई सारी आपने जनहित याचिकाएं लगाई और कई सारे आपके पक्षकार भी हैं जिनके फेवर में आपने फैसले भी करवाए। ख़ासतौर पर जनहित याचिकाओं की बात करूं तो वहां पर आपने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है शहर हित के लिए। लेकिन अब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें आपको विजय श्री हासिल हुई है और अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या लगता है क्या क्या समस्याएँ हैं वकीलों की? नहीं, देखिए, समस्या की जहाँ तक बात करें तो हर साल अपनी कार्यकारिणी आती है, हर कार्यकारिणी अपना अच्छा करने का प्रयास करती है। मैं कार्यकारिणी से लेकर अध्यक्ष पद तक आया हूँ, उपाध्यक्ष को छोड़ के मैं सभी पदों पर रहा हूँ जी। पिछले 17 साल का मेरा वकालत का कैरियर है। 2009 में मैंने वकालत प्रारंभ की थी, 11 में मैं कार्यकारिणी सदस्य रहा, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा। तो बार एसोसिएशन के लिए कार्य करने का मेरा पूर्व में अनुभव रहा है जी। ऐसा नहीं है कि मैं नया हूँ, पर अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा पद होता है अध्यक्ष का पद। एक अध्यक्ष का पद लगभग हाईकोर्ट जज के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, मेरा ऐसा मानना है। जो अभी मैं पिछले चुनाव जीतने के बाद आज 12-15 दिन में जो मैंने महसूस किया कि एक बड़ी जिम्मेदारी है जी। सभी लोगों की निगाहें, चाहे वो युवा वकील हो, चाहे वो मेरी हम उम्र का वकील हो या वो सीनियर वकील हो, उसकी बहुत सारी उम्मीदें मुझसे लगी हुई हैं कि जो भी बार एसोसिएशन की समस्या है, अभी विगत कुछ समय से देखने में ये आ रहा है कि सुनवाई सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है लंबित प्रकरणों की। वो एक बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए होगी, क्योंकि एक एक कोर्ट में 600 मुकदमे लग रहे हैं। तो जज से और बेंच से कैसे तालमेल बिठा के अपनी आवाज़ को, अपनी बात को मैं बेंच तक पहुंचा सकूं, माननीय चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचा सकूं, ये मेरे लिए चुनौती रहेगी। और मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अपनी बार एसोसिएशन का पक्ष रखूं ताकि मेरे वकील भाई लाभान्वित हो सके, युवा जो नए वकील हैं उनको अच्छा रोजगार मिल सके। मेरा ये प्रयास रहेगा। मनीष जी, हम देखते हैं कि वैसे आम जनता सबसे पहले नेताओं के पास जाती है, फिर अधिकारियों के पास जाती है, और फिर जब उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है।
ये इंदौर शहर जहाँ से आप भी आते हैं समस्याओं से ग्रस्त है। आप क्या सोचते हैं कि जैसे आपने कई सारी जनहित याचिका लगाई है, भागीरथपुरे को लेकर लगाई है, स्मार्ट सिटी को लेकर लगाई है, शहर के ट्रैफिक को लेकर लगाई है, तो कोर्ट कितना संज्ञान लेता है और ये उन लोगों को क्यों नहीं दंडित किया जाता जो इसके जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो नेता हों या अधिकारी हों? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बहुत सही मुद्दा और बहुत सही प्रश्न मुझसे किया है कि इतने सारे मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर आज जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक सब कोई असफल हो रहे हैं जी। और जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। वो भी जब मामला जनहित याचिका कोई अगर पक्षकार जा रहा है तो कई मामलों में तो अभी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाँ। चाहे वो चाइनीज मांझे वाला मामला हो, चाहे एक ट्रक जिसने निर्दोष लोगों पर चढ़ गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी प्रशासन पूरी तरह से फेल हो रहा है। जनप्रतिनिधि इतने पुराने वरिष्ठ जनप्रतिनिधि होने के बाद यह बदहाली है। पर हाईकोर्ट की भी और कोर्ट की भी कोई लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती है जिससे बाहर वो जा नहीं सकता है। कोर्ट ये प्रयास करता है कि हमारे कुछ डायरेक्शन के आधार पर जनता को लाभ मिल जाए, प्रशासनिक मशीनरी में कोई सुधार आ जाए। पर मैं अभी तक ये फील कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल में जो स्थिति बिगड़ी है वो बिगड़ती जा रही है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, आज पानी का मुद्दा हो। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमी है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। राइट। किसी भी चीज को भूल जाते बहुत जल्दी हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हादसा हो। पर जो चीज उसमें जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने डीपीएस हादसा भी देखा, मैंने उसकी भी जनहित याचिका लगाई। एमवाई में जब बच्चों को की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी से, मैंने वो जनहित याचिका भी लगाई। तो जब तक हम इन मुद्दों को भूलेंगे नहीं, जब तक हम उन मुद्दों से दूर नहीं हो सकते। मनीष जी, लेकिन क्यों आदमी को हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट की शरण लेना पड़ती है? जिम्मेदारों पर कब जिम्मेदारी का भार आएगा और वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? इस तरह का कोई डायरेक्शन कोर्ट नहीं दे सकता है। कोर्ट करती है, समय रहते करती है, पर कोर्ट का काम केवल डायरेक्शन देना होता है, बाकी पालन कराना काम वो कार्यपालिका का होता है। तो कार्यपालिका, अगर मैंने आपको बोला ना, कार्यपालिका अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर का पालन कराने में असफल है तो कोर्ट की भी एक सीमाएं होती है। जी। कोर्ट भी, न्यायाधीश भी एक व्यक्ति है, तो वो अपनी सीमा में रहकर काम करता है। वो समय रहते बार बार निर्देश भी जारी करता है। इवन ये तो मूलभूत मुद्दे हो गए। जो आपराधिक मामले हैं, कई जमानत मामलों में भी, मैं चूंकि क्रिमिनल वकील भी हूँ, तो कई आपराधिक मामलों में मैं देखता हूँ कि किस तरह से निर्दोष लोग जेल में पड़े होते हैं और वास्तविक दोषी उसका लाभ उठा रहे होते हैं। जो कमियां कोर्ट ने पकड़ी हैं, कोर्ट ने कई बार निर्देश दिए हैं कि गंभीर मामलों में, जिस मामले में पीड़ित पक्ष बहुत परेशान हो, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी हो, ऐसी गाइडलाइन जारी करिए, फिर भी पालन नहीं होता है। अवमानना की बात की जाती है, कई मर्तबा कोर्ट की अवमानना पर अधिकारियों को दंडित किया जाता है या उन्हें कहा जाता है कि आप अवमानना करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिसमें चाहे वो नगर निगम से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, या IDA से हो, या जितनी भी सरकारी संस्थाएं, कलेक्टर से भी क्यों नहीं रिलेटेड हो, उनकी अवमानना होने के बावजूद भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता। तो क्या इन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जा सकता? देखिए, हमारा दुर्भाग्य कह लो या क्या कह लो, जब भी अवमानना का प्रकरण सुनवाई पे लगता है, मेरी स्वयं के ऑफिस की लगभग अभी वर्तमान की स्थिति में 100 अवमानना याचिकाएं पेंडिंग चल रही हैं, जो सर्विस मैटर से जुड़ी हुई हैं। जो चौथे क्लास के कर्मचारी हैं या थर्ड क्लास के कर्मचारी, जिनका वेतनमान का मामला हो या प्रमोशन का मामला हो, पर आज 2-2, 3-3 साल हो गए, कोर्ट बार बार उनका वारंट तक निकाल देता है, पर कुछ नहीं, मामला सिफर होता है। क्योंकि न्यायाधीश बदल जाते हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, वो आकर के माफी मांग लेते हैं, कोर्ट माफ कर देती है। जी, अगर उसमें जेल की सजा तक का प्रावधान। जी, वही जानना चाह रहा था आपसे कि जब जेल तक की सजा का प्रावधान है तो अधिकारी क्या आप कोर्ट से नहीं डर रहे हैं? नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल। आज मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि कोर्ट का डर अधिकारियों में खत्म हो गया है। एक ज़माना था कि यदि एक नोटिस आ जाता था तो अधिकारी की कुर्सी हिल जाती थी। बिल्कुल। लेकिन अब दौर ये आ गया है कि ऐसे कई सारे नोटिस आते हैं और ऐसे कई सारे वकील साहब हमें नोटिस पहुंचाते हैं और हम सुनते रहते हैं। तो इसका हल क्या? आप एक बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि एक वकीलों में भी एक ऐसी चेतना होना चाहिए, वो इस तरह के मुद्दों को उठाएं। आप तो कर ही रहे हैं। मैं बिल्कुल वकीलों को तो मैं निवेदन करूंगा ही, साथ ही मैं माननीय न्यायपालिका से भी निवेदन करूंगा कि जो अवमानना मामलों की जो बढ़ती संख्या है, उसका कारण ही यही है। आज कंटेम्प्ट पिटीशन पहले बहुत रेयरली फाइल होती थी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कंटेम्प्ट पिटीशन का नोटिस मात्र से ही पूरी हिल जाती थी, प्रशासनिक सर्जरी हिल जाती थी वो। जी हाँ। पर आज उसका कोई डर नहीं है। इसी वजह से जो कंटेम्प्ट मामलों की बढ़ोतरी जो हुई है, तो मैं न्यायपालिका के संज्ञान में ये लाने का प्रयास करूंगा कि कोर्टें अगर उस पर सख्ती से ऑर्डर पास करने लग जाएंगी, 2-3 अधिकारियों को जेल भेजेंगी, 2-3 अधिकारियों पर कॉस्ट लगाएंगी, तो अपने आप इनमें कमी आ जाएंगी, कोर्ट के ऑर्डर का पालन होगा।
एक बात ये भी अब हवा में तैर रही है कि जुडिशरी पे भी कहीं ना कहीं दबाव रहता है, या कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जा सकते हैं जो अपन सीधे तौर पर कह नहीं सकते हैं उसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। या क्या ये सही भी है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है वो सही है। केवल ये हवाई बातें रहती। न्यायपालिका किसी के भी दबाव में काम नहीं करती। पर चूंकि मैंने आपको जैसा कहा, न्यायपालिका के जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं वो भी एक व्यक्ति होते हैं। जी हाँ। वो भी आज कई हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं। राइट। पहले वकील थे, आज जज बन गए। तो वो अपनी प्रैक्टिस में देखे हुए होते हैं कि किसी भी ऑर्डर का पालन कराना, जैसे किसी का वेतन मान का मामला हो, तो उस डिपार्टमेंट के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो देगा कहाँ से? जी। तो माननीय न्यायालय भी इन चीजों को समझते हैं कि आज वो भी समझ रहे हैं कि कई योजनाओं में सरकारें पैसा जो बर्बाद कर रही हैं, तो पैसा लाएंगी कहाँ से? तो इसलिए उनकी सीमाएं होती हैं कि वो किसी व्यक्ति को, अगर किसी अधिकारी को कितना भी दोष कर देगा तो भी उस आदेश का पालन नहीं करा पाएगा अभी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलताओं का नतीजा है ये कि न्यायपालिका, ऐसा लगता है कि न्यायपालिका दबाव में, पर न्यायपालिका किसी प्रकार की कोई दबाव में नहीं है। उनकी एक सीमाएं है। आपने भागीरथपुरा को लेकर जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर जनहित याचिका दायर की है, उनमें किन बिंदुओं को आपने उठाया है और ख़ास तौर पर मांग की है? क्योंकि जो आम लोगों की डिमांड है या आम जनता जो सोचती है उसमें सोचती है कि अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, उन्हें जेल पहुँचाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पर व्यवस्था सुचारू होना चाहिए। मूल मुद्दा तो ये है कि पानी एक मूलभूत अधिकार है व्यक्ति का। आर्टिकल 21 में ही उसका उल्लेख है कि अच्छा पानी, पेयजल मिले जनता को, स्वच्छ पानी मिले। अगर प्रशासन वो ही देने में असफल है, वो तो छोड़ो, लोगों की मौतें हो रही हैं जी। तो सबसे पहली तो हमने जिम्मेदारी ये तय करने की माननीय न्यायालय से मांग की कि जो भी दोषी अधिकारियों हों उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो, वो जेल जाए जी, जो कि आज दिनांक तक नहीं हुआ है जी। कोर्ट ने कमेटी जरूर बना दी है और मुझे उम्मीद है कि अब आगामी पेशियों में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो जो भी दोषी अधिकारी उन पर एफआईआर भी दर्ज होगी, क्योंकि कई ऐसे हादसे हो गए। बेलेश्वर हादसा आपने देखा होगा, 32 लोगों की मौत हो गई, उसमें भी 2 लोग जेल गए थे, वो बाइज्जत बरी हो गए जी। तो क्यों ऐसा शहर इस गर्त में क्यों जा रहा है जी, उसके पीछे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बोला कि कोर्ट की भी सीमाएं हैं। हाँ, वो तो मेरा ये मानना है कि जनता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा जी। अब दौर आ गया कि जनता को खुद उठना पड़ेगा, नहीं तो आगे का समय बहुत बदहाल होने वाला है। हम ये भी देख रहे हैं कि युवाओं में वकालत को लेकर काफ़ी उत्साह है और वो काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ, मैं अपने पत्रकारिता के लंबे करियर में मैंने देखा है, पहले आप जैसे गिने चुने युवा हुआ करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग इस तरफ जा रहे हैं। उन्हें इससे उम्मीद है कि न्यायपालिका एक ऐसी जगह है जहाँ से हम वो लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। युवा आज की तरफ में जो आकर्षित हो रहा है इस पेशे की तरफ, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सारी समस्याओं का हल ही इस न्यायालय से हो रहा है, चाहे वो सर्विस मैटर हो, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो या वो आपराधिक मामला हो जी। तो इस कारण से आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्कोप जो हो गया है वो इस फील्ड में हो गया है। तो इस हिसाब से तो ना चुनाव होना चाहिए, ना IAS IPS होना चाहिए, सीधे कोर्ट होना चाहिए, आदमी वहां पर अपनी बात रखे और अपना फैसला करे। बिल्कुल, आज की तारीख में तो यही हो गया है। आप देखेंगे, मतलब ये दुर्भाग्य कहो कि क्या कहो, महीने में 4 या 5 चक्कर इंदौर कमिश्नर के, इंदौर कलेक्टर के और इंदौर निगम आयुक्त के हाईकोर्ट लग रहे हैं जी। इस बात से हम सब भली भांति जानते हैं, चाहे वो कुत्तों का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे ट्रैफिक का मामला हो। तो आज की तारीख में जो आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक उसकी जरूरत नहीं है, व्यवस्था की जरूरत नहीं है और ना किसी जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। न्यायपालिका ही एक तरह से न्याय कर रही है। फिर मेरा प्रश्न वही घूम कर आ जाता है, BRTS को लेकर जो बात की जाए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे इसे तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन आज तक भी नहीं हटा। यानी कि जैसे अभी मैंने आपसे प्रश्न किया था कि लोगों को उम्मीद है कि न्यायालय से उनको न्याय मिल जाएगा, लेकिन जब न्यायालय निर्देशित कर रहा है फिर भी काम नहीं हो रहा। हाँ, पर वही कोर्ट ने हिदायत तो दे दी है। मुझे उम्मीद है कि अंततः कोर्ट इसमें कॉस्ट लगाएगी जी, सरकार के ऊपर भी लगाएगी और ठेकेदार के ऊपर भी लगाएगी, क्योंकि अभी फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है कुछ भी, अभी कोर्ट में मामला लंबित है। तो न्याय में देरी हो सकती है, पर न्याय ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है। आप और क्या सोचते हैं इस पद पर आने के बाद? आप और क्या सोचते हैं? क्या आपका मन है कि किस तरह से आपको आगे और काम करना चाहिए और शहर के लिए क्या करना चाहिए और अपनी बिरादरी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक वकील, साधारण वकील भी अपने आप में बहुत मजबूत होता है, मेरा ऐसा मानना है। आज़ादी की लड़ाई हो चाहे कोई भी लड़ाई हो, वकीलों का बहुत योगदान रहा है। आप बिल्कुल उम्र में शायद बड़े हैं, पर यह अपन सब अच्छे से जानते हैं। तो मुझे हाईकोर्ट बार की जनता ने, हाईकोर्ट बार के माननीय अधिवक्ताओं ने मुझे इस पद पर नवाजा है, तो मैं ना सिर्फ वकीलों की
मैं शहर हित की भी बात करूंगा, शहर के भी अगर मुझे कोई मुद्दे लगेंगे तो सो मोटो में उसमें इन्वॉल्व होकर के उसको हल करने का प्रयास करूंगा। मेरा हाईकोर्ट बार के सम्मानित सदस्यों के लिए तो चेंबर बनाने का और भी कई सारे मुद्दे हैं। मेरा अगला प्रश्न यही था जी कि मैं चेंबर बनवा सकूं, क्योंकि आज मेरे खुद के भी पास स्वयं का चेंबर नहीं है, क्योंकि मैं 2009 में वकालत में आया था। 2007 में ही जो स्टेट बार की बिल्डिंग बनी उसमें वकीलों को ऑलरेडी अलॉट हो चुके थे। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मैं पूरा करा सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। शहर बढ़ रहा है, जिला न्यायालय को शिफ्ट किया जाना है, वहाँ पर चैम्बर्स बन रहे हैं, हाईकोर्ट में भी अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, और अब तो इंदौर शहर में ऐसे नामी अधिवक्ता हैं जो जिनके पास भीड़ भी लगी रहती है, तो इनके लिए और क्या व्यवस्था होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अभी कोर्टें बहुत कम है जी। अभी टोटल स्ट्रेंथ जो है पूरे प्रदेश की 53 जजेस होना चाहिए जी, जो अभी लगभग 37-36 के आसपास है। मतलब अभी 15-20 जजेस की कमी है। उसका कारण ये हो रहा है सुनवाई नहीं हो पा रही है जी। तो जो न्यायपालिका पर दबाव रहता है उससे ज्यादा दबाव एक वकील पर होता है। जब उसका पक्षकार उसे फोन करके परेशान करता है, क्योंकि वो खुद भी परेशान होता है, बिल्कुल उसके मामले की सुनवाई नहीं होती। पर कोई भी वकील अपने मन से ये नहीं चाहता कि उसके मामले की सुनवाई ना हो, पर ये चीज उसको कन्विंस करना। तो मेरा सबसे पहला ये प्रयास रहेगा कि स्मूथली कोर्ट की फंक्शनिंग अच्छी हो जाए, केसों की सुनवाइयां होना शुरू हो जाए, जिसके लिए मैं जब से बना हूं, जब से मैं प्रयासरत हूं, 13 नंबर कोर्ट में 600 मुकदमे लग रहे थे जी, और 600 मुकदमे में से 60 की भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी जी। तो मैंने आते से ही वही माननीय न्यायमूर्ति साहब से निवेदन किया कि साहब थोड़ा सा व्यवस्था में बदलाव लाया जाए। इसके बजाय अगर 100 केसेस डेली लगने लग जाएंगे तो उसमें से 100 में से कम 70 केसों की प्रभावी सुनवाई हो पाएगी, जिनका निराकरण हो पाएगा। तो मेरी बात का उन्होंने मान रखा और उसके बाद से रोज 100 केसेस की ही लिस्ट हो रहे हैं उस केस की। एक पैटर्न सा बन गया है, लोअर या सेशन के अंदर हार जीत कुछ भी होती है और फिर व्यक्ति हाईकोर्ट चला जाता है, तो हाईकोर्ट में इतना निश्चिंत हो जाता है, चाहे वो हत्या का आरोपी हो या किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय हो नीचे वाला, तो वो निश्चिंत हो जाता है कि अब हाईकोर्ट में उसका नंबर आने वाला नहीं, 10-20 साल उसके यूं ही निकल जाएंगे, या तो वो दुनिया से कूच कर जाएगा या फाइल ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रोसेस पर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इंदौर शहर में ऐसे कितने प्रकरण पड़े हुए हैं जो आने वाले समय में उनका निराकरण हो जाएगा? ऐसे वाकई में बहुत सारे प्रकरण पड़े हुए जो फाइनल हियरिंग के मैटर्स हैं, वो बहुत सारे मैटर्स पड़े हुए। और आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। क्या होता है, कोई व्यक्ति को नीचे की अदालत ने दोष सिद्ध करा, वो हाईकोर्ट आता है, उसको अपने वकील की मेरिट्स का आधार पर या नीचे की कोर्ट की जो भी जजमेंट में खामी रही हो उस आधार पर उसका जो जमानत मिल जाती है, सेंटेंस सस्पेंड हो जाता, और फिर वो सालों एंजॉय करता है उस सस्पेंशन सेंटेंस को, और वो कोशिश करता है कि इसकी फाइनल सुनवाई ना हो, बिल्कुल, क्योंकि फाइनल सुनवाई होगी तो उसे आशंका रहती कि अगर मेरी अपील खारिज हो जाएगी तो मुझे वापस जेल जाना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए कोर्टों को भी थोड़ी सख्ती के लिए मैं निवेदन करूंगा कि कोर्ट फाइनल हियरिंग के लिए कैटेगरी बना दे। इस दिन अगर फाइनल हियरिंग होनी है तो वकील को भी उपस्थित होना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, पैरवी करनी पड़ेगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे मनीष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि युवाओं में जो एक कॉन्फिडेंस है वकीलों को लेकर, काला कोट देखते ही आदमी को एक विश्वास आ जाता है। शहर में अगर आप काला कोट पहन के निकलते हैं तो पुलिस वाला भी समझ जाता है, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो उसकी एक इमेज है, इमेज बरकरार रहेगी। या हमने ये भी देखा है कि कुछ काले कोट की वजह से कहीं ना कहीं दाग भी लगता है। मैं बिल्कुल आपकी तरह से बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। काले कोट का मतलब तो ये हो जाता है कि उसको अब कानून के प्रति और सजग रहना है जी। उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किसी को थप्पड़ भी मारूंगा तो मुझे 3 माह की सजा हो सकती है, मेरा करियर दागी हो सकता है जी। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, और मैं आगे युवा वकीलों को भी ये आगाह करूंगा और बताना चाहूंगा कि आप काला कोट पहनने को तो आपको तो और सजग रहने की जरूरत है, आपको और विनम्र रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास तो जो काला कोट है उससे यूं ही व्यक्ति आपको सम्मान देगा, तो आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। ये मैंने कई जगह फील किया है। पर अगर आप अपने काले कोट की गर्मी दिखाने की कोशिश करोगे तो सामने वाले की भी अपनी पावर है, क्योंकि आप आम आदमी हो, आप किसी से हटके नहीं हो। तो मैं यही आगे युवा जो वकील हैं वो अगर काले कोट में, या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काले कोट वाला हो गया तो मैं बहुत सुपीरियर हो गया, तो ये उसकी गलतफहमी है जी। ये मैं बताना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। हमसे चर्चा कर रहे थे मनीष यादव जी, जो इंदौर हाईकोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जनहित याचिका लगाना कितनी अनिवार्य और ज़रूरी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों पर जो अवमानना लगती है उसका अब उन पर असर नहीं होता है। निश्चित रूप से हमें ये सोचना होगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, और लगता तो अब यही है कि अब आम जनता के पास एक ही रास्ता है, वो है कोर्ट। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।